यूक्रेन पर हमले को 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन रूस के हाथ खाली हैं। और अब खबर ये आ रही है कि रशियन फोर्सेस के पास हथियार और गोला बारूद खत्म हो रहे हैं। अमेरिका के एक फौजी जनरल ने तो ये दावा किया है कि रूस की फौज के पास अगले 10 से 14 दिन का ही गोला बारूद बचा है। और इतना ही नहीं, रूसी सैनिकों का हौसला भी टूट रहा है। तो क्या अगले 10 दिनों में महाबली पुतिन की सेना यूक्रेन के सामने पस्त हो जाएगी? क्या रूस के पास गोला बारूद खत्म हो रहा है? क्या 14 दिन में पस्त हो जाएगी पुतिन की सेना? क्या रूस के पास सिर्फ 14 दिन का ही गोला बारूद बचा है? रूस पिछले 20 दिनों से यूक्रेन पर भारी बमबारी कर रहा है, लेकिन यूक्रेन पर अब तक कब्जा नहीं हो पाया है। अब खबर है कि रूस का हथियार खाना तेजी से खाली हो रहा है। अमेरिकी सेना के एक जनरल का दावा है कि रूस के पास अगले 2 हफ्ते या 10 से 14 दिन का ही गोला बारूद बचा है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो रूस की सेना धीरे धीरे पस्त पड़ने लगेगी और उसके बाद यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना पर हावी होने लगेंगे। अमेरिका के पूर्व मिलिट्री ऑफिसर बेन होजेज ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, यूक्रेन ने रूस को छठी का दूध याद दिला दिया है। रूस के पास सैनिकों की कमी हो रही है, रूसी सैनिकों की ऊर्जा भी खत्म हो रही है। जब तक हम दबाव डालते रहेंगे उनके पास ज्यादा से ज्यादा 10 से 14 दिन ही बचे हैं और तब यूक्रेन के प्रतिरोध की ताकत रूस के हमला करने की ताकत से ज्यादा हो जानी चाहिए। रूस को लगता था कि वो 2 से 3 दिनों में यूक्रेन को झुका लेगा, यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अमेरिकी जनरल के मुताबिक रूस का हमला एक क्विक ऑपरेशन था जो 72 घंटों के अंदर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो युद्ध में बदल गया। रशिया की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो ज्यादा अपने हथियार ना इस्तेमाल करे यूक्रेन के अंदर और ना ही ज्यादा वो प्रॉपर्टी का डैमेज करे, क्योंकि उसको पता है कि जब यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेगा तो वो सारी जो प्रॉपर्टी जो डैमेज हुई है, जो सिविलियन स्ट्रक्चर्स डैमेज है, उसके रिकंस्ट्रक्शन के अंदर भी रशिया को ही करना पड़ेगा, रशिया को ही पैसा लगाना पड़ेगा। और जितना डिस्ट्रक्शन रशिया करेगा वहां पे, उतना ही जनता जो है वहां की यूक्रेन की उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। रूस के पास हथियार और गोला बारूद खत्म हो रहा है, इस दावे में दम भी लगता है, क्योंकि अमेरिका ने भी ये दावा किया है कि रूस ने चीन से हथियार और सैन्य साजो सामान की मदद मांगी है। हालांकि चीन ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे अमेरिका का दुष्प्रचार बताया है, लेकिन अमेरिका ने भी धमकी दी है कि अगर चीन रूस की मदद करता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। Well, I'm not going to get into specific consequences. I think what we have conveyed and what was conveyed by our national security advisor in this meeting is that should they provide military or other assistance that of course violates sanctions or supports the war effort, that there will be significant consequences. उधर 20 दिनों की युद्ध के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के हौसले भी बुलंद हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार ओलेक्सी एरेस्टोविच ने भी कहा कि मई के शुरुआती दिनों तक युद्ध खत्म होने की उम्मीद है। हालांकि ये इस बात पर तय होगा कि रूस युद्ध में और कितना संसाधन और ताकत झोंकता है। ओलेक्सी के मुताबिक, मुझे लगता है कि मई से पहले नहीं, मई की शुरुआत में शांति समझौता हो जाना चाहिए, शायद बहुत पहले, हम देखेंगे। मैं सबसे लेटेस्ट संभावित तारीखों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि शांति समझौता अगर हो भी जाए तब भी साल भर तक छोटी मोटी लड़ाइयां और संघर्ष चलता रहेगा। अमेरिकी जनरल के इस दावे में कितना दम है ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा, लेकिन फिलहाल यूक्रेन में रूस के हमले जारी हैं।
20वें दिन रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में एक रिहायशी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक किया। इसके बाद पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। कीव में जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक मौजूद हैं। हमले की खबर मिलते ही वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत हमले के बाद हालात का जायजा लिया। ये 16 मंजिला इमारत है। ये रेजिडेंशियल कंपाउंड है एक, जहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ सिविलियन रहते थे। चर्नोबोलिस्का एरिया है ये कीव शहर का। ये सेंटर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये आता है कीव शहर के अंदर ही है। कीव शहर की रीजन में ही आता है। और आप देख सकते हैं कि ये एक अब अनक्लियर है कि ये आर्टिलरी स्ट्राइक थी कि एयर स्ट्राइक थी कि शेल था। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है, वो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी आप अकब में सुन सकते हैं कि शेलिंग की आवाज़ जो है वक्तन फ़वक्तन आ रही है। अभी आपको चंद लम्हों पहले ही एक बूम की आवाज़ जो आई थी वो शेलिंग की आवाज़ है। तो यह आपको एक ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन बताती है। ये एक रेजिडेंशियल कंपाउंड है और आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द जो है जो स्पेक्ट्रम ऑफ जो स्कोप ऑफ डैमेज है। देखें, गाड़ियाँ तबाह हैं, टोटली गाड़ियाँ बिल्कुल तबाह हो गई। आसपास के घर तबाह हो गए। ये आसपास की जो इमारतें हैं उनके शीशे भी आप देखें ये टूटे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। उनकी खिड़कियां भी आपको टूटी हुई नज़र आ रही होंगी। तो ये आपको स्पेक्ट्रम और स्कोप ऑफ डैमेज आपको बताता है कि किस तरह लोग जो हैं वो यहाँ पे अभी भी सफ़र कर रहे हैं। लेकिन तकरीबन 50 अनस मलिक अपनी जान को खतरे में डालकर आपके ड्राइंग रूम तक युद्ध की तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। ऐसा लगता है कि रूस की ज्यादा कोशिश अब कीव पर कब्जे को लेकर हो रही है। इसीलिए रूस कीव पर लगातार हमले कर रहा है। राजधानी के रिहायशी इलाकों में गोलाबारी कर रहा है। इससे कीव में कई इमारतें तबाह हो गई। बीती रात भी कीव में गोलाबारी हुई। रूसी हमले में यूक्रेन का वेयरहाउस तबाह हो गया। हथियारों से भरे वेयरहाउस पर रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट से हमला कर उसे तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक और वीडियो जारी किया है। इसमें रूसी सेना मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के साथ शहरों पर हमला करते दिखाई दे रही है। इस बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के खरसोन इलाके पर कब्जे का दावा किया है। रूस का कहना है अब पूरे खरसोन पर उसका कब्जा है। वहीं यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव के कब्जे की लड़ाई अभी भी जारी है। रूस ने खार्किव में गैस स्टेशन के करीब हवाई हमला किया, जिससे वहां पर आग लग गई। खार्किव में ही एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर रूस ने रॉकेट से हमला किया। 20वें दिन की युद्ध की तस्वीर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन जीत उससे कोसों दूर। रूस के हथियारों का जखीरा लगातार कम हो रहा है। ऐसे में क्या अमेरिकी जनरल का दावा सही साबित होगा? क्या अगले 10 दिनों में रूस का गोला बारूद खत्म हो जाएगा और यूक्रेन से रूसी सेना की घर वापसी हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि हमने महसूस किया यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बन पाएगा। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का ये बड़ा स्टेटमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। कीव को पश्चिम से अलग सुरक्षा गारंटी की ज़रूरत है। साथ ही वो कह रहे हैं हम अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। तो यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बन पाएगा, ये बड़ा स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का। और साथ ही वो कह रहे हैं कि हम अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। बड़ा सवाल तो यही है कि रूस आखिर यूक्रेन से जंग जीत क्यों नहीं पा रहा। दावा तो 3 दिन के अंदर यूक्रेन पर कब्जे का किया जा रहा था, लेकिन 20 दिन बाद भी पुतिन के हाथ खाली। ऊपर से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रोज पुतिन को चैलेंज दे रहे हैं, क्योंकि रूस की ताकत के सामने यूक्रेन की कोई हैसियत नहीं मानी जा रही थी। लेकिन बावजूद इसके ऐसा क्या हो गया कि पुतिन की सेना यूक्रेन में अभी तक नाकाम साबित हो रही है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए आप। क्या यूक्रेन पर हमला करके पुतिन फंस गए हैं? पुतिन जंग जीत क्यों नहीं पा रहे? रूस के बड़े बड़े दिग्गज और एक्सपर्ट्स दावा कर रहे थे रूसी फौज यूक्रेन की सेना को 48 घंटे के भीतर धूल चटा देगी। कोई कह रहा था 72 घंटे के अंदर यूक्रेन पुतिन के कब्जे में होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे दावे हवा हो गए। यूक्रेन की सेना ने सुपर पावर रूसी सेना को लोहे के चने चबवा दिए।
तो सवाल उठता है कि आखिर रूस की पावरफुल सेना यूक्रेन की सेना को परास्त क्यों नहीं कर पा रही है। इस सवाल का जवाब देने से पहले जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये रूस के टैंक हैं जो अब किसी काम के नहीं रहे। यूक्रेन में रूस के टैंक तबाह पड़े हुए हैं। ये किसी एक शहर की तस्वीर नहीं, ऐसी तस्वीर यूक्रेन के हर उस शहर से आ रही है जहां जहां रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हमले के लिए पहुंची थी। लेकिन अब हाल ये है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक और जमीनी फौजी काफिलों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। रूसी टैंकों की तबाही और रूसी सैनिकों की मौत की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के ड्रोन हमले। यूक्रेन के टर्किश ड्रोन रूस की फौज के काफिलों पर मौत बनकर बरस रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन के सामने रूस के बड़े बड़े और खतरनाक हथियार और टैंक बेकार साबित हो गए हैं। यूक्रेन के टर्किश ड्रोन का नाम है बायरक्तार TB2। रूस की भारी भरकम फौज अपने काफिले लेकर यूक्रेन की जमीन पर घुस तो आई है, लेकिन यूक्रेन उनका सामना जमीन पर करने के बजाय आसमान से कर रहा है। रूसी काफिलों पर आसमान से तुर्की के ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तुर्की के बायरक्तार ड्रोन बहुत ही धीमे उड़ते हैं, बहुत ही छोटे हैं। इनके पंख सिर्फ 39 फीट लंबे हैं। साथ ही इनकी कीमत भी बहुत ही सस्ती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि तुर्की के ये ड्रोन यूक्रेन में गेम चेंजर साबित होंगे। ये ड्रोन आसमान से रूस के मिसाइल सिस्टम और टैंकों पर बम बरसाकर निकल जाते हैं, लेकिन छोटे होने की वजह से ये रूसी सेना और फाइटर जेट की निगाह में बहुत मुश्किल से आते हैं। ये ड्रोन सतह से काफी नीचे उड़ने में माहिर हैं और इन्हें पकड़ना आसान भी नहीं है। बायरक्तार ड्रोन को मोबाइल स्टेशन से ऑपरेट किया जा सकता है। ये 24 से 30 घंटे तक उड़ सकते हैं। 200 से 250 किलोमीटर की रफ्तार है। कुछ ही मिनटों में गायब हो जाते हैं। कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। 27,000 फीट से भी लक्ष्य भेद सकते हैं। 4 लेजर गाइडेड मिसाइलों से लैस हैं। 150 किलो तक वजन उठाने में सक्षम है। टैंक को तबाह करने में सक्षम है। परंपरागत रडार से भी बचने में सक्षम है। किसी भी जगह से इन्हें उड़ाना मुमकिन है। क्योंकि ड्रोन्स एक इस तरीके से जब उड़ते हैं तो रडार के अंदर भी नहीं आते वो, और उनको मार गिराना काफी मुश्किल होता है। ये ड्रोन्स जो यूक्रेन को टर्की ने ही दिए हैं, और रशिया ने टर्की के ऊपर बड़ी नाराजगी जताई है, क्योंकि आपको पता है कि रशिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो टर्की को दिया था। वो ड्रोन जो उसने सप्लाई किए हैं यूक्रेन को, वो बहुत ही कामयाब हो रहे हैं रशियन काफिले को नुकसान पहुंचाने के लिए। यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से रूसी फौज का जमीनी हमला करीब करीब रुक सा गया है। अब रूसी फौज मिसाइल और रॉकेट से हवाई हमले ही ज्यादा कर रही है। साथ ही रूस के सैनिकों का मनोबल और एनर्जी भी खत्म हो रही है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक रूस के 13,500 सैनिक मारे गए हैं। 404 टैंक तबाह हुए हैं। 1279 बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। 81 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं और 95 हेलीकॉप्टर भी गिरा दिए गए हैं। पुतिन की रणनीति हर मोर्चे पर फेल साबित होती दिखाई दे रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि बहुत जल्द रूस की हार होगी और यूक्रेन विजयी होगा। Вільної країни. Завершився 19-й день нашого спротиву, історичної війни. Ще один тяжкий день, який все ж наближає нас до перемоги. Наближає мир для України. Як і раніше ворог розгублений, вони не очікували такого опору. Вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Досі не можуть оговтатись, але вже почали розуміти, що